अगर मान लो मैं एक रिजिड रॉड लेता हूं, रिजिड रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, तो देखो कोई भी डायमेंशनल बॉडी जो कह रहे हैं तो उसमें दो तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो सकता है। क्या है? एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस बनता है, और यूनिफॉर्म में उसमें भी मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सेम है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में स्लाइट डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस टू फाइंड द एमआई अगेंस्ट अ डायमेंशनल बॉडी, आइदर इट इज हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस सेम है इवैल्यूएशन का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग जनरली सीखेंगे विथ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिजिड रॉड ऑफ मास m लेंथ l हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया कि नहीं? हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मैथमेटिकल मतलब क्या समझेंगे? कौन बताएगा? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट मैथमेटिकल मतलब क्या समझेंगे? বলো। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशনের मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंगটা কি হবে? m by l मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज पर डायमेंशन। जब हम यूज करेंगे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ टू डायमेंशनल बॉडी, तब होगा मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट। जब हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वन डायमेंशनल बॉडी कहेंगे, तब उसका मतलब होगा मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब किसी थ्री डायमेंशनल बॉडी में कहेंगे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या समझेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी कि मास पर यूनिट डायमेंशन इज कांस्टेंट होता है द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब है कि एक रिजिड रॉड है जिसमें कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हुआ मान लो वो रॉड जिसका ड्राइंग में थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन आगे पीछे 19-20 लग सकता है, लेकिन है तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज ए एंड बी। इसका टोटल लेंथ l, ठीक है, टोटल मास m, और ये मान लो एक्सिस, ये हो गया उसका एक्सिस। ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है? थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है। तो एक्सिस इज पासिंग थ्रू, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर O, through the center O and perpendicular to the rod। रॉड ए बी जो है उससे परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, कारण ओ से पास करने वाला ऐसा कई लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि रॉड के साथ कोई एक्यूट एंगल पर हो सकता है, ठीक है ना। तो उसीलिए स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा कि एक्सिस सिर्फ सेंटर ओ से ही नहीं जा रहा है, बल्कि वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है। तो ये पूरा बात को कई बार कह देता है एक्सिस एज, दैट इज एक्सिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे भी तो कह सकते हैं ना डायरेक्ट। एक्सिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द रॉड। ये रॉड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाइज है, ठीक है। तो अगर ऐसा एक्सिस के अबाउट हम इस रॉड को रोटेट कराएंगे तो इसका एमआई क्या होगा, ये कैसे मिलेगा? तो ना नॉट ओनली दिस टाइम द मास इज नॉट ओनली एग्जिस्टिंग एट द एंड्स, मास इज अवेलेबल इन एंटायर लेंथ। ये जो हमने लिखा एम मास, ये एम मास एक पॉइंट पर नहीं बल्कि पूरा ज्योमेट्री पे फैला हुआ है ना। एबार एखाने होबे कि देखो ध्यान से सुनो बात को, पूरा में मास अगर फैला हुआ है तो देयर दैट मीन्स अगर तुम, चूंकि हम इसका सिर्फ लेंथ वाइज
मेजरमेंट का बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन का लेंथ तो नहीं कह रहा हूं, क्रॉस सेक्शन का कोई मेजरमेंट तो नहीं दे रहा हूं। अगर मैं क्रॉस सेक्शन का मेजरमेंट दे दूंगा तो जनरली ये रॉड जो है विथ क्रॉस सेक्शन ये 3D ज्योमेट्री हो जाएगा, तब ये 1D ज्योमेट्री नहीं होगा। तो 1D ज्योमेट्री का मतलब है, एक रॉड का मतलब है सिर्फ लेंथ काउंटेबल है, क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए ज्योमेट्री को समझने के लिए थिकनेस कहो या क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये एक एलिमेंट पोर्शन लेंगे, ये एलिमेंट पोर्शन ही मतलब पूरा, जैसे इसके प्रीवियस ज्योमेट्री में किसी में 2 पार्टिकल, किसी में 3 पार्टिकल, किसी में 6 पार्टिकल रिलेटेड अरेंजमेंट पर हम लोग एमआई कैलकुलेट किए ना, तो ये भी कुछ उसी तरह का अरेंजमेंट है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें मैं एग्जैक्टली जानता नहीं हूं कि कितना पार्टिकल है, ठीक है। तो मैं मान लिया कि इनफाइनाइट पार्टिकल्स है और हर पार्टिकल आइडेंटिकल है, जैसे प्रीवियस में दिया था, ठीक है। तो आइडेंटिकल जो पोर्शन लेंगे पूरा रॉड में, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं एक छोटा सा लेंथ मान लो dx लेंथ का एक पोर्शन लेंगे ऑन द रॉड, ठीक है, ताकि वो इस रॉड में अवेलेबल सबसे छोटा हिस्सा माना जा सके। रॉड जिसमें लेंथ वाइज एग्जिस्टेंस है, लेंथ वाइज एग्जिस्टेंस का सबसे छोटा सेगमेंट वो भी लेंथ वाइज होना चाहिए। हमेशा जान के रखो, किसी भी डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है, ये लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक का बात है, किसी भी डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे छोटा हिस्सा जो तुम चुनना चाहोगे वो उसी डायमेंशन का ही होना चाहिए, तभी जाके तुम डायमेंशनल एक्यूरेसी पर बात कर सकोगे, अदरवाइज एरर आ जाएगा। इसीलिए जिस सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस लेंथ वाइज है, उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट, वो भी लेंथ वाइज एग्जिस्ट करना चाहिए। इसीलिए हमने dx लेंथ का एक स्ट्रिप एज्यूम कर रहे हैं, जो कि इस पूरे रॉड में सबसे छोटा सेगमेंट है। तो हम मान सकते हैं कि पूरा का पूरा रॉड आइडेंटिकल dx का कॉम्बिनेशन है, एंड A से एंड B तक dx 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 लेंथ का एक के बाद एक सेगमेंट है। कितना सेगमेंट है दैट वी डू नॉट नो, लेकिन जो भी सेगमेंट है सब आइडेंटिकल है, सबका लेंथ dx है, ठीक है। तो इसका मतलब एक dx वाला सेगमेंट एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो। किसी डायमेंशन में जो सबसे छोटा, किसी डायमेंशन में जो सबसे छोटा, ठीक है, वो डायमेंशनल बॉडी में एज गुड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस लेंथ वाइज एलिमेंट इज एज गुड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इस एलिमेंट का जो रेडियल सेपरेशन है वो मैंने x मान लिया एक्सिस से, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग डिस्टेंसेस में लोकेटेड होगा, ठीक है। ऑन वन साइड ऑफ द रॉड ऑल दीज एलिमेंट्स आर वेरिंग, हैविंग वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम 0 to l/2। एक साइड का टोटल लेंथ कितना होगा l/2, तो एक तरफ का जितना एलिमेंट है उसका ऑल पॉसिबल डिस्टेंसेस, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं हर एक एलिमेंट पर बात करूंगा तो x का रेंज क्या होगा 0 to l/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइन। अब जब मैं रॉड को रोटेट करूंगा, रॉड अगर रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस, यानी कि रॉड में अवेलेबल ये लाखों करोड़ों आइडेंटिकल पार्टिकल सबका सब रोटेट कर रहा है कि नहीं? तो सभी पार्टिकल का अपना एमआई है, और एक पार्टिकल का एमआई कैसे काउंट होता है? मास इनटू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ रोटेशन। हर पार्टिकल का एमआई क्या होगा? उसका खुद का मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टेकिंग an element
of length dx, taking an element of length dx having mass dm, ठीक है ना, dm इक्वल टू ये जो dx एलिमेंट, dx लेंथ का जो एलिमेंट एज्यूम किए हैं एज इफ इट इज द स्मॉलेस्ट वन इन द रॉड, तो उसका मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? फाइन। तो ये हो गया उसका dm का वैल्यू, m/l इंटू dx। क्लियर है? dm को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि जिस एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, चूंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर क्या है? m/l इज कांस्टेंट। तो यूनिट लेंथ में कितना मास है? इनटू dx, दैट इज द मास ऑन dx लेंथ। फाइन। अब है कि ये जो मैं dm मास का जो एलिमेंट एज्यूम किया जिसका खुद का लेंथ dx है, देयरफॉर mi ऑफ dm मास अबाउट गिवन एक्सिस, ये जो गिवन एक्सिस है, गिवन एक्सिस के अबाउट ये dm मास का जो mi है, ठीक है ना, उस mi को मैं स्मॉल di से लिख रहा हूं क्योंकि स्मॉल मास का जो mi है वो भी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो दिस di इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो मैंने ये एलिमेंट मास का रेडियल डिस्टेंस कितना लिया? x, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट मास जो एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा मेंटेनिंग x डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, राइट, तो उसका mi हो गया ये मास एक्सप्रेशन देन इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। अब है क्या कि मैं अगर पूरा रॉड में एंड ए से एंड बी तक ऐसे dx लेंथ का एलिमेंट ड्रॉ करके भर दूं, एक समझने के लिए, फॉर एग्जांपल 100 पार्टिकल, 100 dx लेंथ का एलिमेंट एकोमोडेट हुआ, तो जब रोटेट कर रहा है रॉड तो वो 100 का 100 पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो हर पार्टिकल का अपना mi है, सब एक ही ऑर्डर में रोटेट करेगा। तो यानी कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ mi ऑफ ऑल दोज 100 पार्टिकल्स, जैसे इसके प्रीवियस में भी देखा कि जितना पार्टिकल का रेडियल डिस्टेंस अवेलेबल हुआ सबका mi निकाल के जोड़ दिया, तो दैट इज द टोटल mi ऑफ द सिस्टम। तो यहां भी वही होगा, रॉड का mi अबाउट दिस गिवन एक्सिस विल बी सम ऑफ द mi ऑफ ऑल अवेलेबल एलिमेंट्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। अब देखो एलिमेंट का भी स्टेटस कैसे बनेगा, हमेशा हमको हर एलिमेंट का एक सिमेट्रिक ऑन द अदर साइड भी दिखेगा। एक साइड में मतलब जैसे मैंने 100 कहा ना, तो इधर 50 इधर 50 मान लो, ठीक है। तो राइट साइड में जो 50 एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का एक सिमेट्रिकल एलिमेंट लेफ्ट साइड में भी होगा, यानी कि हमेशा हमको एक डिस्टेंस में वन पेयर ऑफ पार्टिकल्स दिखेगा, हाँ या ना। ये एक्स डिस्टेंस में जो, ये भी एक्स डिस्टेंस में ये, तो इक्वल रेडियल डिस्टेंस में 2 पार्टिकल का mi सेम होगा। इसीलिए टोटल mi निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको तो 100 पार्टिकल का mi को जोड़ना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 पार्टिकल के mi को निकालेंगे। वी विल कैलकुलेट mi ऑफ ऑल पॉसिबल पार्टिकल्स ऑन 1/2 ऑफ द रॉड, और उसका जो कैलकुलेशन होगा इंटू 2 कर देंगे, तो मेरे को टोटल रॉड का मिल जाएगा। बात लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? क्यों इंटू 2 का बात कर रहे हैं? कारण हर एक एलिमेंट का एक आइडेंटिकल एलिमेंट दूसरे तरफ है, तो हर वैल्यू का सेम वैल्यू एक और एलिमेंट के लिए बनेगा ना। सो देयरफॉर टोटल mi ऑफ द रॉड about given axis
can be written equal to 2 into इंटीग्रेशन ऑफ m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। एडिशन का मतलब क्या? इंटीग्रेशन। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन करेंगे किसका? एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 टू एल बाई टू। एक्स स्क्वायर डी एक्स का लिमिट इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3। वेरी गुड। 2m बाई एल इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट कहां से कहां गया? 0 टू एल बाई टू। समझ में आया बात? अच्छा, अगर मान लो इंटीग्रेशन हो गया, आप क्या करते हैं? अपर लिमिट वैल्यू ऑन द इंटीग्रेटेड रिजल्ट माइनस लोअर लिमिट। तो 2m बाई एल अपर लिमिट यानी एक्स क्यूब बाई 3, तो बाई 3 को बाहर ले लो ना। एक्स क्यूब में ही ना वैल्यू बैठाएंगे, 3 पे तो नहीं बैठाएंगे। तो एक्स क्यूब पे एक्स पे एल बाई टू, एल बाई टू का होल क्यूब मतलब क्या होगा? एल क्यूब बाई 8 माइनस 0। हाँ या ना? तो कैलकुलेशन देख लो तो कितना आया? ml स्क्वायर बाई 12, ताई तो। अच्छा एटा, अब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया जाए तो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर रॉड का वही मास है m, वही रॉड है लेंथ l, एक्सिस ऑफ रोटेशन अब थ्रू सेंटर होने के बजाय अगर दूसरा पोजीशन दे दिया जाए, मान लो ये रॉड है, ठीक है ना? अब रॉड का ये सेंटर था ना, अब हम एक्सिस को यहां दे दिया। लेट दिस इज द एक्सिस पोजीशन नाउ, इट इज स्टिल परपेंडिकुलर टू द रॉड। लेट द एंड्स ऑफ द रॉड्स आर ए एंड बी, दिस इज द सेंटर O, टोटल लेंथ अनडाउटेडली L, mass is total mass is m having uniformly distributed, and this so called given axis is, let it be having a distance of separation from the center as r। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो गिवन एक्सिस है, अब रॉड को रोटेट कराया जा रहा है अबाउट एन एक्सिस passing through the point P perpendicular to the length of the rod, and position of P is r distance away from center। समझ में आया? तो हम लोग ऑलरेडी ये जो O से पास करने वाला एक्सिस इसके अबाउट निकाल लिए हैं, ठीक है ना? ये O क्या है? सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है? तो जब कभी कोई एक्सिस थ्रू सेंटर जाता है तो उस एक्सिस को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज ICG। सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री, सेंटर ऑफ मास, जहां सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली कोइंसाइड करता है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, ठीक है? तो जहां भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा किसी भी डायमेंशनल बॉडी में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाला एक्सिस को हम लोग ICG कह सकते हैं, ठीक है? अब देखो, टू नो द MI अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू P, हम लोग क्या करेंगे? एक थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? जानते हो क्या? कोई नहीं जानते हो? ठीक है, सुन लो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कब इस्तेमाल करते हैं? पहले सुन लो ध्यान से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग उस समय इस्तेमाल करेंगे जब हमको किसी भी डायमेंशनल बॉडी का MI चाहिए अबाउट एन एक्सिस इफ इट इज नॉट पासिंग थ्रू इट CG पॉइंट, ठीक है? हमको कोई भी डायमेंशनल बॉडी, सिर्फ रॉड के लिए ही मत समझो, ये तो जस्ट शुरुआत है, हर ज्योमेट्री में कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल 1D बॉडी, 2D बॉडी, 3D बॉडी तीनों में कर सकते हैं। कब करते हैं? जब हमको रिक्वायर्ड एक्सिस जिसके अबाउट MI जानना होता है, प्रोवाइडेड इफ इट इज नॉट पासिंग थ्रू द CG ऑफ द बॉडी, बट दैट पर्टिकुलर एक्सिस
is mathematically parallel to a possible CG axis. भले ये P से पास होने वाला एक्सिस CG से नहीं जा रहा है, लेकिन उस ज्योमेट्री का जो परमिसिबल CG पोजीशन है, CG पोजीशन से कोई एक एक्सिस अगर ड्रॉ करे तो उसके साथ ये रिक्वायर्ड एक्सिस पैरेलल है. तो हमारे लिए ICG जो है, जो कि थ्रू सेंटर जा रहा है, उसके साथ ये P से पार होने वाला रिक्वायर्ड एक्सिस पैरेलल है. तो जब कभी हमको एक रिजिड बॉडी में इस तरह का दो पैरेलल एक्सिस मिल जाए, एक रिजिड बॉडी में दो पैरेलल एक्सिस मिल जाए जिसमें से एक CG एक्सिस हो और दूसरा उस CG से पैरेलल कोई एक्सिस, क्योंकि हमको उस वक्त रिक्वायर्ड एक्सिस CG एक्सिस से पैरेलल अवेलेबल दिखेगा. समझ रहे हो कि नहीं? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है I about P is equal to ICG according to geometry plus mass of the rod into square of the separation between parallel axes. कंडीशन पर ध्यान देना. रिक्वायर्ड एक्सिस हम लिख रहे हैं where required axis is parallel to the CG axis. समझ में आ रहा है? रिक्वायर्ड एक्सिस जो कि थ्रू P है वो CG एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए. अंडर दिस कंडीशन we can write down the mi about the required axis that will be always equal to उस बॉडी का उससे पैरेलल जो CG एक्सिस है उसके अबाउट mi प्लस मास ऑफ द होल बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन पैरेलल एक्सिस. समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कारण है कि हम यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू P उसको लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर. समझ में आया कि नहीं आया? বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? তাহলে আরটা কি দাঁড়ালো? ইজ দ্য সেপারেশন বিটুইন रिक्वायर्ड एक्सिस एंड CG एक्सिस. रिक्वायर्ड एक्सिस और CG एक्सिस के बीच का जो गैप है वो R है फॉर्मूला में. ठीक है, इसीलिए एक जनरल फॉर्मूला यहां बनता है. अगर मान लो एक्सिस थ्रू एंड A अगर पास करे तब इसके अबाउट mi क्या होगा बताओ तो? mi ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड A. जो थ्योरी लगाया बिटवीन एक्सिस एट P एंड एक्सिस एट O, वही थ्योरी तुम एक्सिस एट A एंड एक्सिस एट O के लिए लगा सकते हो ना? हैं? আর এর জায়গায় 2r কেন? আরটা তো আমি একটা জেনারেল নোটেশন দিছি. এটা এন্ড এ, তাহলে এন্ড এ আর সেন্টারের মধ্যে ডিসটেন্সটা কত? l/2. আর এর জায়গায় তুমি l/2 ব্যবহার করবে. দেয়ারফর মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অ্যাবাউট অ্যান অ্যাক্সিস থ্রু এন্ড এ দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু ml স্কয়ার বাই 12 দ্যাট ইজ I অ্যাবাউট CG প্লাস m ইনটু l স্কয়ার বাই 4, কারণ এই ডিসটেন্সটা l/2. और अब कितना होगा? l/2. सिंप्लीफाई करके देखो, ये होता है ml स्क्वायर बाई 3. इसलिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल में हम लोग डायरेक्ट I यूज करते हैं. जब भी रॉड को एंड एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो वो होता है ml स्क्वायर बाई 3. বুঝতে পেরেছো? সেদিনের একটা অঙ্কতেও দিয়েছিলাম এই ডেটাটা. সেটা আসছে হচ্ছে এখান থেকে. দিস ইজ কল্ড প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরাম.